जय हिंद प्यारे बच्चों, आज का सुप्रभात। कक्षा 8 के बच्चे ध्यान देंगे। पाठ संख्या 10 जिसके हम पठन कार्य की ओर बढ़ेंगे। ये पाठ है प्रेमचंद जी के साथ 2 दिन। इसमें पठन में देखेंगे, आओ पढ़ेंगे पृष्ठ संख्या 60 पर। आपका नया जो पाठ है वो आप अपनी पुस्तक खोल लेंगे। उसमें देखेंगे प्रेमचंद हिंदी और उर्दू के महानतम भारतीय लेखकों में से एक है। उनका मूल नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। उन्हें नवाब राय और मुंशी प्रेमचंद के नाम से भी जाना जाता है। उनका मूल नाम क्या था? नवाब धनपत राय श्रीवास्तव। उन्हें नवाब राय या मुंशी प्रेमचंद के नाम से भी जाना जाता है। उपन्यास के क्षेत्र में उनका योगदान को देखकर बांग्ला भाषा के विख्यात उपन्यासकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने उन्हें उपन्यास सम्राट कहकर संबोधित किया था। प्रेमचंद ने हिंदी कहानी और उपन्यास की ऐसी परंपरा का विकास किया जिसने पूरी सदी के साहित्य का मार्गदर्शन किया। वे एक सदी यानी शताब्दी वे एक संवेदनशील लेखक, सचेत नागरिक, कुशल वक्ता तथा विद्वान संपादक थे। 20वीं सदी के पूर्वार्ध में जब तकनीकी सुविधाओं का अभाव था, यानी उस समय हम लोगों के जो समय में तकनीकी सुविधाएं हैं, जो टेक्नोलॉजी है वो उस समय नहीं थी, उनका योगदान अतुलनीय है। यानी उस समय में भी उनका योगदान अतुलनीय है। यानी संपादकीय का जो कार्य है जो आज इतना सरल है, उतना सरल पहले नहीं था, क्योंकि उस समय तकनीकी ज्ञान का अभाव था। उन्होंने कुल 15 उपन्यास, 300 कहानियां, 3 नाटक तथा 7 बाल पुस्तकें लिखी हैं, जो हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। उनके उपन्यास गोदान को कालजयी क्लासिक रचना माना जाता है। कालजयी क्लासिक साहित्यिक रचना मानी जाती है। उनका मूल नाम क्या था? धनपत राय श्रीवास्तव को लोग कहते थे नवाब राय या मुंशी प्रेमचंद। तो उनकी जो सबसे बड़ी योगदान है उपन्यास के मामले में, जो रचना है वो क्या है? गोदान। उसके बाद हम देखेंगे प्रेमचंद की सेवा में उपस्थित होने की इच्छा बहुत दिनों से थी। यद्यपि 8 वर्ष पहले, यानी लेखक कह रहे हैं कि प्रेमचंद के पास मिलने की उनकी इच्छा, प्रेमचंद से मिलने की जो इच्छा थी बहुत दिनों से थी। यद्यपि 8 वर्ष पहले लखनऊ में एक बार उनके दर्शन किए थे। लेखक लखनऊ में एक बार उनसे मुलाकात कर चुका था, पर उस समय अधिक बातचीत करने का मौका नहीं मिला था। इन 8 वर्षों में कई बार काशी जाना हुआ। काशी यानी वाराणसी। काशी यानी वाराणसी या बनारस। तो काशी जाना हुआ, पर प्रेमचंद जी उन दिनों काशी में नहीं थे, इसलिए उनकी चिट्ठी मिलते ही मैंने बनारस कैंट का टिकट कराया और इक्का लेकर बेनिया पार्क पहुंच ही गया। इक्का यानी डांगा या घोड़ा गाड़ी। इक्का क्या है? घोड़ा गाड़ी। इक्का घोड़ा गाड़ी लेकर बेनिया पार्क जहां वो रहते थे पहुंच गया। प्रेमचंद जी का मकान खुली जगह में सुंदर स्थान पर है और कलकत्ते का कोई भी हिंदी पत्रकार इस विषय में उनसे ईर्ष्या किए बिना नहीं रह सकता। यानी कलकत्ते का कोई भी पत्रकार, कोई भी हिंदी पत्रकार इस विषय में, यानी खुली जगह पर सुंदर स्थान पर जैसा उनका मकान है, उसको कलकत्ते में इसलिए वो ईर्ष्या कर सकते हैं क्योंकि वहां इतना ज्यादा स्पेस उनको नहीं मिलेगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जो जनघनत्व है वो अधिक है, बिहार में जनघनत्व आपका अधिक है। तो इतनी खुली जगह में सुंदर स्थान पर है कि कलकत्ते का कोई भी हिंदी पत्रकार इस मामले में उनसे ईर्ष्या, यानी मकान के मामले में उनसे जलन किए बिना नहीं रह सकता। लखनऊ के 8 वर्ष पुराने प्रेमचंद जी और काशी के प्रेमचंद जी की रूपरेखा में विशेष अंतर नहीं पड़ा। यानी लखनऊ के 8 वर्ष पुराने प्रेमचंद, यानी लखनऊ में प्रेमचंद 8 वर्षों से रह रहे थे, और काशी के प्रेमचंद की रूपरेखा, यानी उसके पहले वो कहाँ रहते थे? काशी के प्रेमचंद की रूपरेखा, यानी काशी में जो प्रेमचंद रहते थे और वही प्रेमचंद जब लखनऊ में रहने लगे तो उनकी जीवनचर्या, वेशभूषा, रूपरेखा में कोई खास अंतर नहीं पड़ा। हाँ, मूछों के बाल 53% सफेद हो गए हैं। बस जो मूछें थी उनके आधे बाल सफेद हो गए हैं। उम्र भी करीब करीब इतनी ही है, यानी लगभग 53 के पास।
इतनी है, परमात्मा उन्हें शतायु करे यानी 100 वर्षों की उम्र दे, 100 वर्षों की आयु दे। शतायु मतलब 100 वर्ष की आयु। सौ वर्षों की आयु यानी उम्र, 100 वर्षों की आयु शतायु करे, क्योंकि हिंदी वाले उन्हीं की बदौलत आज दूसरी भाषा वालों के सामने मूंछों पर ताव दे सकते हैं। मूंछों पर ताव देने का मतलब है, एक मुहावरा है, यानी वीरता, शान और अकड़ दिखा सकते हैं। उन्हीं की बदौलत दूसरी भाषा वालों के सामने मूंछों पर ताव दे सकते हैं। यद्यपि इस बात में संदेह है कि प्रेमचंद जी हिंदी भाषा भाषी जनता में उतने लोकप्रिय बन सकेंगे जितने कविवर मैथिली सरल है। इस बात में संदेह है लेखक को। क्या संदेह है? कि प्रेमचंद हिंदी भाषा भाषी समुदाय के जो पढ़ने वाले उनके श्रोतागण हैं, पाठकगण हैं, उनके बीच में क्या उस प्रकार वो प्रसिद्ध हो सकेंगे जिस प्रकार कविवर मैथिली सरल गुप्त यानी जो हमारे राष्ट्र कवि हैं, जो जिनको मैथिली सरल गुप्त की यानी राष्ट्र कवि जो है उनको जितनी प्रसिद्धि प्राप्त है, क्या प्रेमचंद्र को उतनी प्रसिद्धि प्राप्त हो पाएगी? प्रेमचंद्र जी के सिवा भारत की सीमा उल्लंघन करने की क्षमता रखने वाला दूसरा कोई हिंदी कलाकार इस समय हिंदी जगह पर विद्यमान नहीं। लेकिन प्रेमचंद्र के समान क्षमता वाला कोई दूसरा हिंदी लेखक इस समय भारत में विद्यमान नहीं है। लोग उन्हें उपन्यास सम्राट कहते हैं। लोग उनको उपन्यास नॉवेल जो लिखे जाते हैं उनका सम्राट कहते हैं, यानी उस मामले में उपन्यास लिखने के मामले में इन्हें महारत हासिल है। पर कोई भी समझदार आदमी उनसे 2 ही मिनट बात करने के बाद समझ सकता है कि प्रेमचंद जी में साम्राज्यवादिता का नामो निशान नहीं। साम्राज्यवादिता यानी अपनी शक्ति या गौरव बढ़ाने के लिए दूसरों के संसाधनों पर अधिकार लगाना, यानी दूसरों की चीजों पर नकल करना, आधिपत्य जमा लेना और उन्हें अपना कहना, ये सब कुछ प्रेमचंद्र में नहीं है। कद के छोटे हैं, शरीर निर्बल सा है, चेहरा भी कोई प्रभावशाली नहीं। और श्रीमती शिवरानी देवी जी हमें क्षमा करें यदि हम कहें कि जिस समय ईश्वर के यहाँ शारीरिक सौंदर्य बढ़ रहा था, श्रीमती शिवरानी देवी यानी उनके बारे में कह रहे हैं कि जहाँ ईश्वर के यहाँ शारीरिक सौंदर्य बढ़ रहा था, उस समय प्रेमचंद जी जरा देर से पहुंचे थे। पर उनकी उन्मुक्त हंसी की ज्योति पर जो एक सीधे साधे सच्चे स्नेहमय हृदय से निकल सकती है, कोई सहृदय सुकुमारी अपना जीवन निछावर कर सकती है। सुकुमारी यानी कुंवारी कन्या जिसका विवाह न हुआ, यानी सौंदर्य के मामले में प्रेमचंद जी तो पीछे रह गए, लेकिन उनकी जो सहृदय मुस्कान है, कोमल मुस्कान है, उसे देखकर कोई भी अविवाहित कन्या उस पर मोहित हो सकती है। प्रेमचंद जी ने बहुत कष्ट पाए हैं, अनेक मुसीबतों का सामना किया है, पर उन्होंने अपने हृदय में कटुता को नहीं आने दिया। कटुता को नहीं आने दिया। वे शुष्क बनियापन से कोसों दूर हैं, शुष्क बनियापन से कोसों दूर है। और बेनिया पार का तालाब बेशक सूख जाए, पर उनके हृदय सरोवर से सहृदयता यानी कोमलता, उदारता, दया इत्यादि जो मानवीय गुण है, ये कभी नहीं जा सकती। प्रेमचंद जी में सबसे बड़ा गुण है कि उन्हें धोखा दिया जा सकता है। प्रेमचंद जी सब पर विश्वास करते थे, सहृदय थे, कोमल हृदय के थे, कोमल भाव के थे, उन्हें कोई भी धोखा दे सकता है। जब इस चालाक साहित्य संसार में 20 आदमी ऐसे पाए जाते हैं जो दिन दहाड़े दूसरे को धोखा दिया करते हैं, यानी इस समय समाज में ऐसे भी लोग हैं जो पलक झपकते किसी को भी किसी बात के लिए धोखा दे सकते हैं। प्रेमचंद जी की तरह कुछ आदमियों का होना गनीमत है, यानी उसी समाज में प्रेमचंद जी जैसे धोखा खा लेने वाले लोग भी हैं, जिससे समाज रुका हुआ है। उनमें दिखावट नहीं, अभिमान उन्हें छू भी नहीं गया है, और भारत यहाँ की कीर्ति उनकी सहज विनम्रता को उनसे छीन नहीं पाई है। यानी इतने फेमस होने के बाद, इतने प्रसिद्ध होने के बाद उनकी अंदर दिखावट नहीं है, उन्हें इस बात का घमंड नहीं है। भारत में पूरी तरह से प्रसिद्ध है, उनकी प्रसिद्धि है, लेकिन फिर भी उन्हें इस बात का रंच मात्र भी यानी क्लेश मात्र भी घमंड नहीं है, गर्व नहीं है कि हाँ मैं उपन्यास सम्राट हूँ, या फिर मुझे इतनी प्रसिद्धि प्राप्त है साहित्य जगत में। ये सारी चीजें उनके अंतर्गत नहीं है। तो अब आगे पठन कार्य हम अगली कक्षा में करेंगे। अभी के लिए आपकी कक्षा समाप्त।